विद्यार्थी मित्रों, आज हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय के बीए तृतीय वर्ष के अंतर्गत हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास इस पेपर के अंतर्गत से काव्य साहित्य इस काव्य साहित्य में छायावादी कविता का जो शेष भाग रहा था उसे आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। छायावादी काव्य के पूर्व हम लोगों ने भारतीय हिंदू युगीन कविता, द्विवेदी युगीन कविता, ये दोनों को देखा। अब इनके पश्चात हमने इससे पूर्व के तासिका के अंतर्गत छायावादी कविता या छायावादी काव्य को प्रारंभ किया था। उसमें हमने उसका स्वरूप देखा, उसके संबंधित जो परिभाषाएं थी विद्वानों की वो देखी और उसकी जो तो प्रवृत्तियों की ओर प्रकाश डालना हमने प्रारंभ किया था। तो लगभग हमने पिछली तासिका के अंतर्गत छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के अंतर्गत व्यक्तिवाद की प्रधानता नंबर 1 प्रवृत्ति, नंबर 2 प्रकृति चित्रण और नंबर 3 नारी सौंदर्य का प्रेम चित्रण, इन प्रवृत्तियों को आप लोगों के सामने रखा। अब हम उसके आगे की चौथी प्रवृत्ति जो है उस पर प्रकाश डाल रहे हैं और जिसका नाम है रहस्यवाद। लिख लीजिए आप, रहस्यवाद। छायावादी कवियों में दार्शनिक अनुभूति अनिवार्यता से पाई जाती है और इनकी कविता में बाह्य पदार्थों की अपेक्षा आंतरिकता की प्रवृत्ति अधिक है। यह अंतर्मुख प्रवृत्ति मनुष्य को रहस्यवाद की ओर क्या है अग्रसर करती है। सही माने में रहस्यवाद का उगम जो है तो हमें भक्ति काल के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है और वो भक्ति काल में जो रहस्यवाद है वो तुलना में हमें दिखाई देता है कि छायावादी कवियों का रहस्यवाद इतना पैना नहीं है ना। उसकी मात्रा जो है बड़े पैमाने पर न होने के कारण वो जो है तो छायावादी रहस्यवादी कवियों का क्या है मुकाबला नहीं कर सकते। किंतु इसमें जो है तो छायावाद में जो है तो क्या है हमें दिखाई देता है रहस्यवाद की भरमार है। छायावाद के प्रत्येक कवि प्राकृतिक सौंदर्य की अभिव्यक्ति हुई है। लिख लीजिए, छायावाद के प्रत्येक कवि में प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण हमें देखने के लिए मिलता। उसके साथ ही साथ निराला अपनी दार्शनिकता के कारण, तो पंत अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के अनुभूति के कारण रहस्यवाद की ओर उन्मुख हुए हैं। प्रेम और वेदना के कारण महादेवी वर्मा रहस्यवादी हुई है। तो प्रसाद ने प्रकृति में परमात्मा को ही खोजा है। यहां पर ध्यान में रखना होगा कि प्रसाद पंत निराला के रहस्यवाद में वो गहराई नहीं जो कबीर, दादू दयाल आदि में है। मैंने कहा था आपको कि भक्ति काल का रहस्यवाद और छायावाद काव्य का रहस्यवाद, इसमें काफी अंतर है। कबीर, दादू दयाल, इनकी जो बात थी, उनकी जो गहराई थी उसमें रहस्यवाद की, वो यहाँ पर नहीं है। किंतु इनकी जो है तो रहस्यवाद की और आकर्षित होने की कौन कौन सी वजह है, प्रत्येक की अपनी अपनी है। इसको मैंने आप लोगों के सम्मुख रखा। छायावादी कवियों के रहस्य में तन्मयता या विरहानुभूति की तीव्रता नहीं है जो कबीर आदि मध्यकालीन कवियों में है। छायावादी कवियों में कई स्थान पर कृत्रिमता आ गई है। रहस्यवादी कवि लौकिकता से अलौकिकता की ओर बढ़ा हुआ हमें देखने के लिए मिलता है और स्थूल से सूक्ष्म की ओर अग्रसर होता है। किंतु छायावादी इसके विपरीत यहाँ पर कार्य करता हुआ, उल्टा चलता हुआ हमें क्या है नजर आता है। वाणी में पंत रहस्यवादी थे तो गुंजन में वो प्रेयसीवादी हो गए। प्रसाद कामिनी के दर्शन में शुष्क और नीरस हो गए। फिर भी महादेवी वर्मा ने इस संदर्भ में
जो है तो क्या है सही कार्य किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। उनकी दृढ़ता यहाँ पर रहस्यवाद के प्रति बढ़ी हुई है। उनकी अनुभूति में तो गहराई और सच्चाई है। वो निसंशय उन्हें कबीर के रहस्यवाद के निकट पहुंचाती है। किंतु कबीर जैसा गहन एवं गहरा रहस्यवाद छायावाद में कहीं भी दिखाई नहीं देता। कवयित्री महादेवी वर्मा में कहीं कहीं कुछ अंश दिखाई देते हैं। जैसे कि देख लीजिए, मैंने आपको इससे पूर्व जो है तो साहित्य के प्रवृत्तियों के इसके उसके संबंध में यह हमें दिखाई देता है कि अन्य कोई घंटे में चर्चा करते समय कबीर के रहस्यवादी दोहों का उल्लेख करते हुए रहस्यवाद इसे कहते हुए बताया था। उतने पैमाने पे यहाँ पर नहीं है। यहाँ उनका मामला थोड़ा क्या है, कम नजर आता है। जैसा कबीर का आपने देखा, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली मैं देखन गई मैं भी हो गई लाल। यानी आत्मा और परमात्मा का जो तादात्म्य है वो जो इनके रहस्यवाद में दिखाई देता है, उतने बड़े पैमाने पर छायावादी कवियों के नहीं नजर आता। तो महादेवी वर्मा ने यहाँ पर जो है तो थोड़ा बहुत प्रयास किया हुआ उस पक्ष में दिखाई देता है। उसके कुछ अंश है। तो एक पंक्ति महादेवी वर्मा की मैं आपके सम्मुख रखते हुए रहस्यवादी इस प्रवृत्ति का छायावादी काव्य के अंतर्गत का क्या है समापन कर देता हूं। देख लीजिए महादेवी वर्मा जी ने किस प्रकार से रहस्यवादी जो है तो पंक्ति का जो है तो सृजन किया हुआ है। प्रिय चिरंतन है सजनी संचन नवीन सुहागिन में, तुम मुझ में फिर परिचय क्या। इस प्रकार महादेवी वर्मा जी ने अपने रहस्यवाद को छायावादी काव्य में जो है तो क्या है स्थान दिया हमें देखने के लिए मिलता है। नंबर 5 की प्रवृत्ति अब हम देखते हैं, उसका नाम है स्वतंत्रता प्रेम। क्या है? स्वतंत्रता प्रेम। क्योंकि आप लोगों ने देखा छायावादी साहित्य का जो कालखंड है, कालावधि है, ये 2 महायुद्ध के बीच का है। और भारत उस समय तक तो क्या है आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों की गुलामी में था। तो यहाँ पर छायावादी जो कवि है, इन्होंने अपने काव्य सृजन के साथ साथ स्वतंत्रता का भी क्या है आह्वान किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। और इसी कारण मानो यहाँ स्वतंत्रता प्रेम नामक की प्रवृत्ति छायावादी कवियों में हमें देखने के लिए मिलती है। राष्ट्रीयता जागरण के युग में छायावादी कवियों ने काव्य के माध्यम से जन सामान्य में राष्ट्र प्रेम और स्वतंत्रता प्रेम जगाने का यत्न किया। राष्ट्रीय जागरण की क्रोध में पलने वाली स्वच्छंदतावादी कविता अपने में रहस्यात्मकता के साथ साथ राष्ट्र प्रेम की भावना को भी लेकर चली। यही कारण है कि छायावादी कवि में व्यक्तिवाद मात्र व्यक्तिवाद बनकर नहीं आया, बल्कि राष्ट्र प्रेम की भावनाओं ने उसे सामाजिक होने के लिए भी क्या है सहकार्य किया। यह सच है कि छायावादी कवि आंतरिकता की भावना को प्रधान रूप से लेकर चला, किंतु साथ ही साथ वो अपने युग से निश्चित रूप में प्रभावित भी हुआ। यही कारण है कि जयशंकर प्रसाद की कविता में स्वतंत्रता प्रेम उमड़कर आया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। उनकी कुछ एक पंक्तियां आप लोगों के सम्मुख रखता हूं, देख लीजिए जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियां। अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा, हिमांद्री त्रुंग श्रुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। है ना? यह आगे और देखते हैं तो हमने देखा कि छायावादी कवियों में जैसे स्वतंत्रता प्रेम की बात यहाँ आई है, और राष्ट्र प्रेम छायावादी कालीन कवियों में एक क्या है प्रवृत्ति के रूप में हमें जो दिखाई दे रहा है।
इसका यह भी एक कारण है कि सभी कवियों ने देशभक्ति से ओतप्रोत होकर उस दिशा में काव्य सृजन की आवा देखने के लिए मिलता है। और एक उदाहरण मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने देता हूँ कि ये भी छायावादी कवि है जिनका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। देख लीजिए उन्होंने किस प्रकार के काव्य का सृजन किया, उसकी एक पंक्ति एग्जाम्पल के लिए या उदाहरण के लिए आपके सम्मुख रख रहा हूं। माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्ति को देख लीजिए आप। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। देख लीजिए बहुत बढ़िया बात इन्होंने कहीं भी हमें दिखाई देती है माखनलाल चतुर्वेदी ने। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पे शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। तो इस प्रकार हमें दिखाई देता है कि छायावादी कवियों ने राष्ट्र प्रेम की भावनाएं प्राय उनकी रचनाओं के माध्यम से प्रकट करने का सफल प्रयास किया हुआ है। अब देख लीजिए हमने अब तक लगभग 4 प्रवृत्तियों को देखा, उस पर प्रकाश डाला, आप लोग ने भी उसे समझने का प्रयास किया होगा, यकीनन आप लोगों के समझ में आया होगा। अब छठी प्रवृत्ति जो है वो लिख लीजिए, उसके ऊपर हम स्थूल रूप से चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। स्वच्छंदतावाद। देखिए छायावादी कवि अहमवादी, वो व्यक्तिवादी होने के कारण विषय भाव कला धर्म दर्शन समाज सभी क्षेत्र में वो क्या है स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति को अपनाता है। कवियों की खूबी है, उनके काव्य की विषय वस्तु देख लीजिए, उसमें का भाव देख लीजिए, कला पक्ष देख लीजिए, दर्शन देख लीजिए, है ना। और समाज की सभी क्षेत्रों में स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति को इन्होंने अपनाने के कारण उसे अपने हृदय के उद्गारों को व्यक्त करने के लिए किसी प्रकार का शास्त्रीय बंधन या रूढ़िया स्वीकार नहीं है। भाव क्षेत्र में भी उसने उसी क्रांति की प्रदर्शन किया, उसने मैं की शैली अपनाई, हालांकि उसकी मैं में समूचा समाज सन्निहित है। मैंने मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई, जो है ना, तो मैं शैली में उनके मैं में पूरा समूचा समाज भी निहित है, अनिहित है, और लेकिन वो कैसे स्वच्छंदतावादी है। तो इस प्रकार का भी रूप छायावादी कवियों का हमें यहाँ पर क्या है देखने के लिए मिलता है। छायावादी कवि के लिए प्रत्येक दिशा और प्रत्येक क्षेत्र का मार्ग मुक्त था, उसके लिए कोई भी वस्तु काव्य विषय बनाने के लिए उपयुक्त थी। यानी कि यहाँ पर इन्होंने तुकबंदी या हमें दिखाई देता है कि औरों के साथ काव्य सृजन करना, या गण लघु गुरु मात्रा, है ना, इस प्रकार का जो है तो आचार्य कवित्व या कवि और आचार्य तो, है ना, इस प्रकार के उनके जो गुण थे कवि के, वो उस यहाँ पर उन्होंने उसका जो है तो हमें दिखाई देता है कि प्रयोग नहीं किया। उन्होंने जो है तो स्वच्छंद यानी कि इतना ही नहीं तो छंद बंद रचना के बजाय छंद मुक्त रचना का क्या है सृजन किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। उसके लिए कोई भी वस्तु काव्य विषय बनने के लिए उपयुक्त थी। इसी स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति के फलस्वरूप छायावादी काव्य में सौंदर्य, प्रेम, प्रकृति, राष्ट्र प्रेम, रहस्य, वेदना, निराशा, कलावाद, प्रतीकात्मकता आदि का निरूपण हुआ है। वस्तुतः छायावाद वैयक्तिक रुचि स्वतंत्रता का युग है। समझ में आ रहा ना आप लोग कि छायावाद क्या है? वैयक्तिक रुचि स्वतंत्रता का युग है। और उनके छायावादी काव्य में कहीं सौंदर्य है, तो कहीं प्रेम है, तो कहीं प्रकृति चित्रण है, तो कहीं राष्ट्र प्रेम है, तो कहीं रहस्यवाद है, तो कहीं वेदना है, तो कहीं निराशा है, तो कहीं क्या है कलावाद हमें दृष्टिगोचर होता है। अब देख लीजिए स्वच्छंदतावाद के पश्चात
हम छायावादी काव्य की प्रवृत्ति के अंतर्गत जो तो अगली प्रवृत्ति की ओर बढ़ रहे हैं, उसका नाम आप लिख लीजिए। उस पर हम स्थूल रूप से चर्चा करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है इस तासिका के अंतर्गत हम इन प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालकर छायावादी काव्य का स्वरूप, परिभाषाएं एवं प्रवृत्तियों के भाग को क्या है, समाप्त कर सकते हैं। तो लिख लीजिए आगे, 7वीं प्रवृत्ति जो है वेदना और निराशा। क्या है? वेदना और निराशा। छायावादी काव्य में युगानुरूप वेदना और निराशा की विवृत्ति हुई है। यह विवृत्ति कहीं पर अनंत वेदना के रूप में हुई है, तो कहीं पर करुण में, और कहीं पर निराशा के रूप में हुई है। करुण है ना, करुणा के रूप में। यह कहीं कहीं क्या है, निराशा के रूप में भी हुई है। तो कहीं क्या है, वेदना के भी रूप में हुई है। जैसे कि हम महादेवी वर्मा को देखते, मैं नीर भरी दुख की बदली, है ना, दुख वेदना यहाँ पर उनके काव्य में आया हुआ है। तो जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा के काव्य में अभिव्यक्त वेदना सेवावाद, मानवतावाद तथा आध्यात्मवाद पर क्या है, आधारित है। कई विद्वानों का यह मत है कि यह वेदना और निराशा राष्ट्रीय आंदोलन के असफल होने के कारण आई है। देख लीजिए, मुझे तो नहीं लगता राष्ट्रीय आंदोलन के असफल होने के कारण ये निराशा वेदना आई है? किंतु ये वास्तुस्थिति नहीं है, क्योंकि छायावाद बाह्य आंदोलनों से एकदम अछूता नहीं रहा। अत्यधिक आंतरिकता होने के बावजूद भी छायावादी काव्य अपने समय के गतिविधियों से दूर नहीं रहा। यह कदापि संभव नहीं था। इसमें व्यक्त वेदना और निराशा सामूहिक व सार्वदेशिक है, यह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देख लीजिए कि इतना बड़ा आंदोलन है। पहले महायुद्ध से लेके 1400 से 18 तक पहला महायुद्ध चला, उसके पश्चात दूसरा महायुद्ध 1939 से लेकर 44 तक चला, है ना। ये दोनों के कालखंड के अंतर्गत का पीरियड जब हम देखते हैं, तो वो पीरियड यहाँ छायावादी काव्य का होने के कारण इतने जो है तो ये महायुद्धों में जो है तो न जाने कितनी रक्त रंजित जो है तो अवस्था प्रत्येक मुल्क की हुई हुई थी, और उससे ये सब लोग सफर हुए हुए थे और उससे अनभिन्न नहीं थे। और उसमें सफलता असफलता का हमारे लिए क्या है, कोई इतना फर्क नहीं गिरता था। और यहाँ इसी कारण असफलता आंदोलन में जो है तो क्या, राष्ट्रीय आंदोलन में असफल होने के कारण आई, ये कहना उचित नहीं है। देख लीजिए, हम छायावादी काव्य की प्रवृत्तियां देख रहे थे, उसमें 7वीं प्रवृत्ति अभी क्या है, हमारी समाप्त हुई, जो वेदना और निराशा से संबंधित थी। अब 8वीं प्रवृत्ति की ओर हम मुड़ रहे हैं। लिख लीजिए आप, मानवतावाद। मानवतावाद छायावाद के संदर्भ में ये विशेष रूप में देखने मिलता है कि यह वाद भारतीय अद्वैतवाद या सर्वात्मवाद से प्रभावित है। इसके साथ ही साथ साहित्य पर रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर के दर्शन का भी क्या है, गहरा प्रभाव पड़ा हुआ है। छायावादी काव्य में मानवतावादी दृष्टिकोण विविध रूपों में अभिव्यक्त हुआ हमें दिखाई देता है। इसी कारण छायावादी कवियों ने युग युग से उपेक्षित और उत्पीड़ित नारी को सदियों की दास्यता से मुक्त कराने का शोर आलापा हुआ है। छायावादी काव्यों में हम देख लीजिए, नारी के जो है तो समाज में स्थान को लेकर बड़ी चर्चा हुई भी है। बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा, है ना, ऐसे न जाने स्त्रियों से जो है तो स्त्रियों का विधवा होने के पश्चात मुंडन करना, अमुक तमुक, या दहेज की जो प्रथा कुप्रथा है, इनके ऊपर भी जो है तो क्या है,
कुछ ना कुछ अंश में आपको जो है तो क्या है, काव्य सृजन हुआ हुआ देखने के लिए मिलता है। और युग युग से उपेक्षित, उत्पीड़ित नारी को सदियों की दास्यता से मुक्त कराने का स्वर इन छायावादी कवियों ने मानवतावादी दृष्टिकोण से आलापा हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। इस कवि ने मात्र नारी के तन को न देखकर मन को भी देखा और उसके मानसिक सौंदर्य के अनेक मनोरम एवं मनमोहक चित्र प्रस्तुत किए। छायावादी कवियों के इन मोहक चित्र में विलासिता नहीं अपितु अत्यंत सात्विक रसात्मकता है। सारे संसार में ही छायावादी कवि प्रेम करता है, सारे संसार से ही छायावादी कवि क्या है, प्रेम करता है। उसके लिए भारतीय और अभारतीय में कोई अंतर नहीं है। वो विश्व मानवता की प्रतिष्ठा उसके जो है तो साहित्य के माध्यम से जो है तो दृष्टिगोचर करता है। मानवता की प्रतिष्ठा उसके लिए क्या है, आदर्श है। संपूर्ण छायावादी काव्य में विश्व के शोषण या शोषण करने वाले या शोषित वर्ग के जो प्रति सहानुभूति अभिव्यक्त हुई है, इससे हम जो है तो क्या है, अस्वीकार नहीं कर सकते। क्योंकि संपूर्ण छायावादी काव्य के अंतर्गत, विश्व साहित्य के अंतर्गत जो शोषकों का नहीं बल्कि शोषितों का, शोषित वर्ग का जिसका शोषण हो रहा है, इस पर जो है तो क्या है, उन्होंने जो है तो सहानुभूति अभिव्यक्त की हुई देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि निराला की कुकुरमुत्ता ये कविता आप देखते हैं, सर्वहारा का वहाँ पर प्रतिनिधित्व है और किस तरह से उन्होंने चित्रण वगैरह किया हुआ है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। अब देख लीजिए, हम इस छायावादी काव्य की प्रवृत्तियों के अंतर्गत की अंतिम प्रवृत्ति जो है आप लोगों के सम्मुख रखने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके पश्चात हमें दिखाई देता है छायावादी काव्य में, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, छायावादी काव्य का प्रारूप, स्वरूप, उसकी परिभाषाएं और उसकी जो विशेषताएं निहित प्रवृत्तियों के अंतर्गत है, उनको देखने के बाद हमारा छायावादी काव्य क्या है, ये जो है तो पाठ्यक्रम में रखा हुआ हिस्सा हुआ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय में यहाँ समाप्त हो जाता है। तो उसके अंतर्गत की अंतिम प्रवृत्ति है वो है आदर्शवाद। इसे देखने के बाद मुझे लगता है कि इसका समापन यहाँ पर होने वाला है। तो देख लीजिए, आदर्शवाद अपनी अंतर्मुखी प्रवृत्ति के कारण छायावादी कवि का दृष्टिकोण भाव जगत और शैली जगत में आदर्शवादी रहा। उसे सांसारिक पदार्थों के बाह्य चित्रण की अपेक्षा अपनी सहानुभूति अधिक यथार्थ और महत्वपूर्ण लगी। यही कारण है कि उसका काव्य संबंधी दृष्टिकोण कल्पनात्मक रहा और उसमें सुंदर तत्व की प्रधानता बनी रही। छायावादी कवि के इस आदर्शवादी कलात्मक दृष्टिकोण को उसके कला पक्ष में भी सहज देखा जा सकता है। कुछ एक विद्वानों ने छायावादी कवि की शैली और प्रतीकात्मकता पर सम्मतिपन पर आरोप लगाया हुआ देखने के लिए मिलता है, किंतु यह आरोप निराधार है, असमीचीन है। यदि इस प्रकार राजनीतिक वादों के हटता काव्य पर आरोपित किया गया तो इसका परिणाम बड़ा दुर्गामी होगा। अब लोग तो भाई चौतरफा बोलते हैं, है ना, और जहाँ विवाद नहीं, आरोप प्रत्यारोप नहीं, मुझे लगता है वहाँ विद्वान ही नहीं है। फिर प्राय जहाँ विद्वान होते हैं वो क्या है, इस प्रकार के मसाइल को क्या है, निर्माण करते हैं। और कुछ एक विद्वानों ने छायावादी कवि के शैली और प्रतीकात्मकता पर क्या है, इस प्रकार का आरोप लगाया हुआ है। इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते, किंतु ये आरोप क्या है, निराधार लगते हैं। देख लीजिए, सार रूप में यदि हम देखें तो पता चलता है कि छायावादी काव्य की प्रवृत्तियों का अध्ययन करने से ही स्पष्ट हो जाता है कि यह काव्य व्यक्तिवादी है और कवि की विचारधारा
केंद्र वो स्वयं है। किंतु ये निश्चित है कि उसका अहम जनता के सुख दुख और आशा निराशा में अभिव्यक्त हुआ है। उसका अहम क्या है? जनता के सुख दुख और आशा निराशा में अभिव्यक्त हुआ। यह सच है कि यदि उसकी कविता घोर व्यक्तिवादी होती तो उसमें इतनी संप्रेषणीयता नहीं आती। यह कोई भी स्वीकार नहीं करेगा कि छायावादी काव्य समाज से दूर है, क्योंकि साहित्य ही क्या है? समाज का दर्पण है। साहित्य समाज का दर्पण है, वरना वो साहित्य की कोटि में आ ही नहीं पाता। यह ठीक है कि कभी कभी छायावादी कवि ने जगत की भयंकर वास्तविकता से भागकर कल्पना लोक के एकांत में शरण ली, किंतु इसका कारण भी तात्कालीन सामाजिक जीवन में व्याप्त अशांति और निराशा है ना। अब जो न देखे रवि सो देखे कवि। जहां सूरज की किरणें नहीं जा सकती वहां पर कवि अपनी कल्पना के सहारे क्या है पहुंच जाता है और साहित्य सृजन करता है। तो उस कल्पना का मामला या कल्पना की भरमार होने के कारण इस प्रकार का भी क्या है मामला हमें देखने के लिए मिलता है। अशांति में शांति पाने की प्रवृत्ति कम महत्वपूर्ण नहीं है। अरुण ये मधुमेह देश हमारा जैसी पंक्तियों पर कोई भी गर्व कर सकता है। छायावादी कवि अंतर्मुखी होते हुए भी सतत स्वतंत्रता का आह्वान करता रहा। जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी में युग के समस्त घात प्रतिघातों का प्रभावी चित्रण हुआ है। आधुनिक युग जीवन की अशांति का कारण है। और इस प्रकार देख लीजिए, हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि छायावादी काव्यधारा हिंदी की एक क्या है? वैशिष्ट्यपूर्ण काव्यधारा है। तो मित्रों, मैंने आप लोगों को इससे पूर्व वही संकेत दिया था, कहा था कि आज के तासिका के अंतर्गत हम हिंदी साहित्य का गद्य काल का इतिहास, हिंदी साहित्य का जो है तो आधुनिक काल का इतिहास, इसके अंतर्गत हमने जो है तो छायावादी काव्य का जो है तो क्या है रूप देखा, प्रारूप देखा, स्वरूप देखा, परिभाषाएं देखी, उसकी विशेषताओं से ओतप्रोत प्रवृत्तियों पर भी प्रकाश डाला और उसका समापन क्या है यहाँ पर इस तासिका के अंतर्गत हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। मित्रों, अब अगले तासिका में या घंटे में हम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विश्वविद्यालय ने जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया हुआ है उसमें से काव्य साहित्य में की प्रगतिवादी कविता को क्या है प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। और मुझे लगता है ये जो है कोरोना काल है, कोरोना काल के जो नियम हैं उसका आप पूरी पूरी तरह पालन करेंगे। अपने परिवार को, है ना, अपने परिवार के अंतर्गत के बच्चों बूढ़ों की जो है तो सुरक्षा करने के लिए योगदान देंगे, है ना। सोशल डिस्टेंसिंग या जिसे हम सामाजिक अंतर कहते हैं उसका जो है तो प्रयोग करेंगे, मास्क का इस्तेमाल करेंगे, है ना। अपने से दूसरों को तकलीफ न होवे इस प्रकार का कार्य करेंगे। और इतना कहते हुए मैं यहाँ पर क्या है रुकने का प्रयास कर रहा हूँ। धन्यवाद।